रात का अंधेरा शहर पर पूरी तरह हावी हो चुका था। हमेशा की तरह इब्राहिम तरावरे अपने दफ्तर में अकेले बैठे कागजात की जांच कर रहे थे। ये उनका रोज का सिलसिला था। दिन भर अवाम की खिदमत करने के बाद वो रातें इजरायली जासूसों की खोज और आने वाले कल की तैयारी में गुजारते थे। कमरे में हल्की रोशनी थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक समय की गवाही दे रही थी, मगर उन्हें उसकी कोई परवाह न थी। वो इतने गहरे मशगूल थे जैसे इससे बढ़कर कोई और अहम काम ही ना हो। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। अचानक दरवाजे की दरार से हल्की सी किरण फूटी और दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर एक नौजवान दाखिल हुआ, वही जिस पर तरावरे को अंधा भरोसा था। उसके अलावा और किसी पर वो एतबार नहीं कर पाते थे। इब्राहिम की जिंदगी में कई लोग आए जिन्होंने उस जगह को लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके बराबर नहीं निकला। हर कोई किसी न किसी मोड़ पर धोखा दे ही देता। उस एजेंट के चेहरे पर हमेशा की तरह गहरी संजीदगी भी, तेज सांसें और आंखों में इमरजेंसी की साफ झलक थी। वो कभी हंसता न था, हर वक्त गंभीर ही नजर आता। आते ही उसने झुककर धीरे स्वर में कहा, सर, ताज़ा खबर है। खालिद कसाई जो पुराने बाजार में दुकान चलाता है, दरअसल मोसाद का आदमी है। ये बात 100% पक्की है। उसने आगे बताया, अब उन्होंने कसाईयों तक को अपना जरिया बना लिया है। पुराने बाजार में लोगों की भीड़ रहती है और ज्यादातर लोग उसी से सामान लेते हैं। ऐसे में वो बेखौफ काम कर रहे हैं। तरावरे की आंखें फौरन उसके चेहरे पर टिक गईं, जैसे पल भर में दिमाग सैकड़ों तर्क तलाश रहा हो। आवाज धीमी मगर तेज धार जैसी थी। सबूत? क्योंकि भले ही उन्हें उस एजेंट पर पूरा यकीन था, पर बगैर सबूत वो कोई कदम न उठाते। नौजवान ने जेब से एक मेमोरी कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। उसने कहा, कल सुबह 3 इजरायली खालिद की दुकान पर गोश्त के क्रेट में छिपकर उतरे। ये फुटेज बंदरगाह के कैमरे से मिली है और साथ ही खुफिया माइक से उनकी बातचीत भी रिकॉर्ड हुई है। आपके हुक्म के मुताबिक मैं हर वक्त उनका पीछा करता रहा, तभी ये सब सबूत इकट्ठा कर पाया। तरावरे ने कार्ड लैपटॉप में डाला। स्क्रीन पर वीडियो खुला। अंधेरे में एक ट्रक दिखाई दिया जो गोश्त के क्रेट से भरा हुआ था। पीछे के दरवाजे से क्रेट्स उतारते वक्त अचानक एक क्रेट हिलने लगा। वो खुला और उसमें से 3 अजनबी निकले। उनकी चाल ढाल और अंदाज से साफ था कि वो प्रशिक्षित और प्रोफेशनल जासूस हैं। उनके चेहरों पर कहीं भी डर का नामो निशान नहीं था। वीडियो के साथ उनकी आवाज भी सुनाई दी, खालिद, हमें जल्दी बाहर निकालो, हालात बिगड़ रहे हैं। खामोश रहो, खालिद बोला, मैंने सब इंतजाम कर रखा है। ये शहर हमारी आंखों पर पर्दा डाले हुए है। यहां हमें कोई पकड़ नहीं सकता। सालों से हम यहां हैं, कभी पकड़े नहीं गए और अब भी नहीं जाएंगे। बेफिक्र रहो। तरावरे की आंखें स्क्रीन पर जमी, मगर चेहरे पर बर्फ जैसी खामोशी फैल गई। कुछ लम्हों बाद उन्होंने कहा, खालिद ने तो मुझसे और बातें की थीं। उसने दावा किया था कि उसकी दुकान पर सिर्फ पैकिंग का सामान आता है। तुम्हारे आने से पहले मैं खुद तहकीकात कर चुका था और शक भी हुआ था। बहुत नरमी से उससे पूछताछ की, मगर उसने वही दोहराया कि कजाब और पैकिंग का सामान आता है और कुछ नहीं। यानी उसने मुझसे साफ झूठ बोला। हमें भला सच बताने की क्या जरूरत थी? उसे तो धोखे और राज छुपाने की ट्रेनिंग दी गई होगी। वैसे उसका फोन भी ट्रैक हो चुका है। आखिरी कॉल टेल अवीव के खुफिया नंबर पर की थी। साफ है कि वो पूरा का पूरा बिक चुका है। तरावरे ने गहरी सांस खींची और कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चले गए। बाहर शहर तारीक रात की चादर में सो रहा था, बेखबर कि उसके दिल में जहर घोला जा रहा है और किसी को खबर तक नहीं। हम कल ही छापा मारेंगे, लेकिन इस बार मीडिया को पहले से खबर नहीं करनी। खालिद को आवाम के सामने नहीं, बल्कि कानून के शिकंजे में लाना है। इजराइल को दिखाना होगा कि अफ्रीका अब चुप बैठने वाला नहीं। हम इन्हें मिटा देंगे, मगर बिना जल्दबाजी। नौजवान एजेंट ने सर झुका लिया। तरावरे की आवाज सख्त और हुक्म देने वाली थी। कल सुबह 3 बजे के लिए केमिकल टीम, साइबर यूनिट और काउंटर इंटेलिजेंस सबको तैयार रखना। इस बार हमें सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, पूरा नेटवर्क चाहिए, मगर सब कुछ गुप्त तरीके से होगा। अगर हमने सीधा धावा बोला तो ये लोग सबूत मिटा देंगे। एजेंट जैसे ही बाहर जाने को मुड़ा, तरावरे का आखिरी जुमला उसके कदम रोक गया। और हां, खालिद की दुकान में आने वाले हर क्रेट की एक्सरे स्कैनिंग होगी। वो गोश्त नहीं, मौत बेच रहा है। हमारे बच्चों की जिंदगियां बेच रहा है। कौन जाने, कहीं ये हमारे ही बच्चों का मांस आगे सप्लाई ना कर रहा हो। उस आदमी पर अब किसी किस्म का भरोसा नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। बस घड़ी की टिक टिक और तेज सुनाई देने लगी, जैसे सुबह की कार्रवाई का वक्त करीब आता जा रहा हो। एजेंट सर हिलाकर बाहर निकल चुका था। अगला दिन रोज की तरह ही होगा।
मगर शाम ढलते ही पुराना बाजार धीरे धीरे सुनसान होने लगा। सिर्फ खालिद की दुकान पर अभी भी कुछ हलचल बाकी थी। इब्राहिम तरावरे एक जर्जर चाय खाने की टूटी कुर्सी पर बैठे थे, दुकान से करीब 50 कदम दूर। उनके चेहरे पर थकान का नाम नहीं, बल्कि गहरी तफ्तीश और दबा हुआ गुस्सा झलक रहा था। हाथ में चाय का गिलास था, लेकिन निगाहें लगातार खालिद की दुकान पर जमी हुई थीं। एक लम्हे के लिए भी उन्होंने नजरें नहीं हटाईं। चाय वाला पास आया और बोला, साहब और चाय लाऊं? वो भी काफी देर से अगला ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहा था। तरावरे ने सर हिलाया, नहीं, बस यही आखिरी है। इसी दौरान उनकी नजर 3 आदमियों पर पड़ी। वो भीड़ से अलग होकर खामोशी से खालिद की दुकान की तरफ बढ़ रहे थे। कपड़े सादे, चाल ढाल पुरसुकून, मगर उनके कदमों में एक जैसी हम आहंगी थी। साफ लग रहा था जैसे किसी तय मकसद की तरफ बढ़ रहे हों। न किसी ने सलाम किया, न गोश्त का नाम लिया। पहला शख्स जेब से छोटा लिफाफा निकालकर मेज पर रख देता है। बदले में खालिद अंदर से दूसरा लिफाफा लाता है। फिर दूसरा आदमी नोटों की गड्डी निकालकर मेज पर रख देता है, मगर गोश्त का लेन देन बिल्कुल नहीं। तीसरा शख्स लिफाफा जेब में रखकर निगाहें झुकाए धीरे धीरे लौट गया। पूरा मंजर इस कदर गुप्त अंदाज में हुआ कि किसी को भनक तक ना पड़ी। तरावरे ने चाय का प्याला मेज पर छोड़ दिया। उनकी आवाज धीमी मगर बोझिल थी। ये कसाई की दुकान है या फिर कोई सौदेबाजी का अड्डा? ये नजारा उन्हें समझ से बाहर लग रहा था। पास बैठे एक स्थानीय युवक ने सुना तो चौकन्ना होकर बोला, आपने क्या कहा जनरल साहब? इब्राहिम ने सहजता से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस अपने आप से बातें कर रहा हूं। वो ऐसे बोले जैसे कोई मामूली गुफ्तगू हो, लेकिन वो युवक उन्हें हैरत से घूरता रहा। तरावरे की निगाह फिर से उसी दुकान पर जम गई। खालिद अब हाथ झाड़कर मोबाइल में व्यस्त था। चेहरे पर कारोबारी गंभीरता नहीं, बल्कि एक चालाकाना मुस्कान तैर रही थी। तरावरे ने कोट की जेब से छोटा काला माइक निकाला और कान से लगाया। अंदर से आवाज सुनाई दी, माल शाम तक पहुंचा दिया जाएगा और अगली खेप बुध तक आ जाएगी। डिवाइस बक्सों के बीच रखे हैं, बाकी कुछ दवाइयां भी शामिल हैं। खास वाला माल जरूर चेक करके भेजना, जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। तरावरे ने होंठ दबाए। उनकी आंखों में गुस्से की चमक दौड़ गई। बड़बड़ाए, कसाई की आड़ में धमाके बेचते हो, दवा के नाम पर जहर। तुम्हें लगता है कोई देख नहीं रहा? चाय वाला फिर पास आया, साहब बाजार बंद करने का वक्त हो गया है, मुझे भी होटल समेटना है। तरावरे ने सिर हिलाया और उठ खड़े हुए, मगर जाते जाते उनकी निगाह आखिरी बार दुकान पर पड़ी। खालिद अब सामान समेट रहा था। तरावरे ने धीरे से कहा, कल रात तुम्हारा आखिरी वक्त होगा, उसके बाद या तो कैदी नंबर से पहचाने जाओगे या फिर मरहूम से। उन्होंने मोबाइल निकाला और एक मैसेज लिख भेजा, तस्दीक हो चुकी है, कल रात 3 बजे ऑपरेशन, पूरी टीम चौकन्नी रहे। माहौल पर खामोशी तारी थी, लेकिन तरावरे के कदमों की आहट फैसले की गवाही दे रही थी, जैसे रात के सन्नाटे में इंसाफ का सामान तैयार हो रहा हो। सुबह अपनी आहट के साथ आ चुकी थी। बाजार में हल्की रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन खालिद कसाई की दुकान अब भी खुली थी। बाहर से वही पुराना नजारा, लटका हुआ गोश्त, खून से भीगी तख्ती और एक जर्जर फानूस जिसकी मध्यम रोशनी कांप रही थी। इब्राहिम तरेरे सादा कपड़ों में, कंधे पर पुरानी चादर, हाथ में खाली थैला, चेहरे पर गर्द का असर, मगर आंखों में शक और अनुभव की चमक। आज उन्होंने खालिद से सीधे राब्ता करने का मन बना लिया था, इसलिए खुद को अच्छी तरह छुपा रखा था ताकि कोई पहचान न सके। दुकान के सामने कदम थाम दिए। खालिद गोश्त काट रहा था, लेकिन तरेरे को देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। फिर होंठों पर हल्की मगर तंज भरी मुस्कुराहट आ गई। इब्राहिम ने पुरसुकून लहजे में कहा, आधा किलो बीफ दे दीजिए, हड्डी भी डाल देना। लहजे में सादगी थी, लेकिन आंखों में छुपा गुस्सा साफ झलक रहा था। खालिद ने ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा मानो कोई दौलतमंद इंसान किसी गंदगी के ढेर पर निगाह डाले। गरीब होकर बीफ मांगते हो? दफा हो जाओ यहां से। चिकन ले लो, वही तुम्हारे काबिल है, वो भी मुश्किल से थोड़ा सा बाकी है। इब्राहिम ने अपनी चादर ठीक की। वो ना झुके ना कोई जवाब दिया। उनकी नजरें खालिद की पीठ के पीछे रखे फ्रीजर, दीवार और मांस की तख्ती पर घूम रही थीं। मामूली सी हलचल पर भी उनकी आंखें सतर्क थीं। अचानक तख्ती के नीचे रखे काले रंग के छोटे इलेक्ट्रॉनिक बैग पर उनकी निगाह थम गई, जो खास तौर पर मांस के नीचे छुपाया गया था। उस पर बारीक तारें उभर रही थीं, जैसे किसी चीज को गहराई में छिपा कर रखा गया हो। इब्राहिम ने मुलायम आवाज में कहा, मैं मांस खरीदने नहीं, असली मवाद देखने आया हूं। खालिद का चेहरा पल भर में तन गया, जैसे इन शब्दों में कोई भयानक राज सुन लिया हो। क्या बकते हो? तुम आखिर हो कौन? खालिद ने झल्ला कर पूछा। इब्राहिम ने आगे कदम रखा। दुकान के अंदर की नमी और खून की गंध और भी तेज महसूस होने लगी थी।
फर्श पर चिकनाई जमी थी, दीवारें काले धब्बों से भरी थीं और पीछे का पर्दा लगातार हिल रहा था। कौन हूं मैं? जल्द ही जान जाओगे। अभी तुम मुझे वो गोश्त दो जिसमें बारूद की बू छुपी हुई है। उनकी आवाज इस बार कठोर थी। सुनते ही खालिद बौखला गया। वैसे भी वो छोटी छोटी बातों पर हद से ज्यादा चौकन्ना रहने वाला था। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया, मगर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। यहां से भागो वरना पुलिस को बुलाना, उसने धमकी दी। इब्राहिम के होठों पर हल्की मुस्कान आई, मगर उसमें एक दबा हुआ तूफानी असर था। पुलिस? वही पुलिस जिसे तुम हर हफ्ते रिश्वत देते हो, वही जिनके आला अफसर का फोन तुम्हारे फ्रीजर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जेब से इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर निकाला और तख्ती के नीचे वाले बैग पर रख दिया। स्क्रीन पर बीप चमका। जीपीएस डिवाइस चालू, सिग्नल जारी है। खालिद पीछे हट गया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में कहा। इब्राहिम ने उसकी आंखों में सीधी नजर डालकर कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारे जैसे नकली कसाईयों के चेहरे से नकाब उतारता हूं। ये तख्ती मांस की नहीं, तुम्हारे अंजाम की है। अचानक दरवाजा खुला और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम अंदर दाखिल हुई। खालिद कुछ कह भी ना सका। तरावरे ने उसकी तरफ एक बार देखा और धीमी लेकिन यकीन भरी आवाज में कहा, यह शहर अब मांस नहीं, खून की गंध में डूब चुका है। अब वक्त है इसे साफ करने का। दुकान की हवा गवाही देने लगी कि अब दौर बदल चुका है। खालिद पीछे खिसका। उसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं। आंखों में डर की परत बैठ चुकी थी, लेकिन उसकी जिद अभी भी जिंदा थी। वो चीख कर बोला, भागो यहां से वरना पुलिस को बुलाता हूं। इब्राहिम तरावरे ने एक और कदम आगे बढ़ाया। आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। चेहरा सख्त था, जैसे बरसों की लड़ाई की थकान और गुस्सा एक साथ उतर आया हो। आवाज गरजी, मैं कोई फकीर नहीं, मैं इब्राहिम तरावरे हूं। दुकान का माहौल ठहर गया। कुछ पलों के लिए किसी में हरकत की हिम्मत न रही। खालिद के होंठ थरथराए। उसने पीछे कदम रखा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इब्राहिम ने दरवाजे की तरफ रुख किया और पुकारा, टीम अलर्ट, अंदर आओ। अगले ही लम्हे सादा कपड़ों में छुपे 6 अफसर दाखिल हुए। उनके हाथों में स्कैनर, बैग और हल्के हथियार थे। वो फौरन दुकान के कोनों में फैल गए। इब्राहिम ने बुलंद आवाज में कहा, इब्राहिम ने हुक्म दिया, फर्श, तख्ती और पिछला कमरा सब अच्छी तरह देखो। हर ईंट के नीचे छुपा जहर निकालना है, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। आज इसका पर्दाफाश होगा। एक अफसर ने फ्रीजर के नीचे से कैमरा निकाला। दूसरा पिछले हिस्से के पर्दे को हटाकर दीवारों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तफ्तीश करने लगा। तीसरा अफसर तख्ते के पास घुटनों के बल बैठकर हथौड़े से फर्श पर हल्की चोटें देने लगा। ठक ठक ठन। एक जगह से खालीपन की आवाज आई तो सबकी नजर उसी तरफ टिक गई। अफसर ने उसी जगह जोर से चोट मारी। टाइलें टूट गईं और नीचे लोहे का ढक्कन नजर आया। सर, यहां कुछ छुपा हुआ है। अब सबूत हाथ में आने लगे थे। इब्राहिम झुके और ढक्कन को गौर से देखा। किनारे पर एक गुप्त कोड उभरा हुआ था। उन्होंने जेब से स्पेशल डिवाइस निकाली और उस पर स्कैन चलाया। कुछ ही सेकंड बाद क्लिक की आवाज आई और ढक्कन खुल गया। नीचे सीढ़ियां थीं, जहां से नमी और अंधेरे का एहसास ऊपर तक आ रहा था। इब्राहिम बोले, ये किसी कसाई का तहखाना नहीं, ये जासूसों का अड्डा है। टीम के 2 अफसर नीचे उतरे। उनके हाथों में टॉर्च थी। वहां छोटा मगर गहरा कमरा सामने आया। दीवारों पर सर्वर, माइक्रोफोन और हार्ड ड्राइव लगी थीं। एक कोने में रखे क्रेट्स पर इब्रानी में मेडिकल इक्विपमेंट लिखा था, लेकिन अंदर से नाइट विजन और सैटेलाइट ट्रैकर्स निकले। इब्राहिम ने ऊपर से आवाज दी, क्या मिला? एक अफसर ने फौरन कहा, सर, यह तहखाना नहीं बल्कि डेटा सेंटर है। यहां से पूरे शहर की जासूसी हो रही है। ये लोग मामूली नहीं है, तुरंत गिरफ्तार करें इसे। खालिद का शरीर कांपने लगा। वो कोने में सिकुड़कर बैठ गया। उसका राज अब खुल चुका था और उसकी जान निकलती जा रही थी। इब्राहिम ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, गोश्त के पीछे छुपा तुम्हारा चेहरा आज सामने आ चुका है। अब ना तेल अवीव तुम्हें बचाएगा, ना तुम्हारी हड्डियां सलामत रहेंगी। फिजा भारी थी, लेकिन वक्त गवाही दे रहा था कि सच सामने आ चुका है। सिपाही एक एक कर नीचे जाते रहे और हर सीढ़ी के साथ माहौल और डरावना होता गया। ये महज एक दुकान नहीं बल्कि मुल्क की तबाही का गुप्त ठिकाना था। हवा में नमी, धातु और केमिकल की तेज गंध घुली हुई थी। तंग सीढ़ियों के आखिर में एक मजबूत स्टील का दरवाजा नजर आया। एक अफसर ने पासकोड लगाया। दरवाजा चरमराया और जैसे ही खुला, सबकी आंखें हैरान रह गईं। अंदर का मंजर किसी खुफिया इसराइली लैब से कम न था। दीवारों पर ड्रोन कतार से रखे थे, कुछ हथेली के बराबर छोटे और कुछ पर फौजी कोड दर्ज थे। एक मेज पर रिमोट कंट्रोल, लेंस और हार्ड ड्राइव्स करीने से रखे थे। एक और शीशे की बड़ी अलमारियां थी जिनमें जीपीएस मॉनिटर्स, चिप्स, हार्ड ड्राइव्स और कैमरे भरे थे। पास पड़ी लकड़ी की मेज पर नकली पासपोर्ट बिखरे थे, घाना, नाइजीरिया, माली और यहां तक कि बुर्किना फासो तक। दीवार पर टंगी स्क्रीन पर शहर का लाइव नक्शा दिखाई दे रहा था। चुनिंदा जगहों पर निगरानी जारी थी। मगर सबसे दहला देने वाला नजारा दाहिनी दीवार पर टंगी तस्वीरें थीं। दर्जनों अफ्रीकी लीडर्स की तस्वीरें, कुछ वर्दी में, कुछ सूट में। हर तस्वीर पर या तो लाल घेरे का निशान था या लाल क्रॉस। कई चेहरों के नीचे तारीखें दर्ज थीं, एग्जीक्यूशन 14 अगस्त या ट्रैक एंड रिप्लेस 9 सितंबर।
इब्राहिम तरावरे की निगाहें सामने रखी तस्वीरों पर जमी हुई थीं। वो भी सिपाहियों के संग नीचे उतर आए। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये तो चार्ट के सदर की है। फिर कदम आगे बढ़ाकर दूसरी तस्वीर पर नजर डाली। ये तो मेरी ही तस्वीर है। पास खड़े अफसर ने हैरत से कहा, सर यहाँ आपका नाम भी लिखा है, ऑब्जेक्टिव ब्लैक वुल्फ। इब्राहिम ने होंठ भींचे और गर्दन मोड़कर खालिद को देखा, जो अब दीवार से सटा खामोश खड़ा था। उसके चेहरे से पूरा आत्मविश्वास गायब हो चुका था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, यही है तुम्हारा असली कारोबार, जासूसी, गद्दारी और हमारे रहनुमाओं का खात्मा। तुम गोश्त नहीं काटते थे, तुम हमारी क़यादत को जबाह कर रहे थे। तभी एक अफसर ने ड्रोन उठाकर दिखाया। सर, ये इसराइली फौज का मॉडल है, आम मार्केट में मिल ही नहीं सकता। दूसरा अफसर लैपटॉप उठाकर बोला, इसमें सीधा इसराइली सर्वर से कनेक्शन है। देखिए, ये फाइल खुली है, प्रोजेक्ट डिवाइड अफ्रीका। इब्राहिम तेज कदमों से मेज के चारों ओर घूमे, पासपोर्ट उठाया और कहा, हर नकली पहचान हमारी सरजमीन पर वार किया गया खंजर है और हम अब तक गोश्त की कीमत पर बहस करते रहे। वो पलटे और ऊंचे स्वर में बोले, ये जंग अब सिर्फ बंदूकों से नहीं, दुश्मन हमारे बाजारों, हमारे रसोई घरों और हमारे दस्तरखानों का घुसाया है। खालिद ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा जाल है। मैं तो सिर्फ। इब्राहिम ने झड़कते हुए कहा, तुमने आंख मूंद कर मुल्क बेचा है। अब तुम्हारे लिए अदालत नहीं, अब तुम्हें तारीख सजा देगी। कमरे में अब सिर्फ मशीनों की धीमी गूंज थी, मगर दीवारों पर टंगी तस्वीरें जोर जोर से बोल रही थीं। अब अफ्रीका जाग उठा है। कमरे के बीचों बीच रखा एक पुराना रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन किया गया। मामूली सा लगने वाला वो औजार अचानक खामोशी तोड़ गया। आवाज गूंजी, कल इब्राहिम के काफिले का रास्ता बदल देना, गाड़ी में धमाका होगा। आवाज साफ थी, खालिद कसाई। अगली आवाज अजनबी थी, टूटी फूटी अरबी में इब्रानी लहजा। हमला तभी होगा जब वो सरहदी चौकी से गुजरेगा, बाकी नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता है। इब्राहिम खामोश खड़े रहे, आंखें रिकॉर्डर पर थीं, लेकिन दिल उन जुमलों को भीतर दफन कर रहा था। अफसरों के चेहरे भी अब सख्त हो चुके थे। एक ने धीमे स्वर में कहा, सर, ये तो आपकी जान पर सीधा हमला था। इब्राहिम ने गर्दन हिलाई, उनके लहजे में ठंडापन था, लेकिन इरादा और मजबूत हो गया था। बोले, और वो हमारे बीच बैठकर गोश्त बेचता रहा, जबकि हमें खत्म करने की साजिश रचता रहा। रिकॉर्डिंग में अगला जुमला बजा, इब्राहिम का आवाम का हीरो है, लेकिन हम उसे सबक बनाएंगे। अगर वो बच गया तो अगली बार हमला उसकी दुकान से होगा। खालिद की आवाज में बेपरवाही और जहर टपक रहा था। एक अफसर गुस्से में बोला, सर, ये तो बगावत नहीं, सीधा मिलिट्री इन्वेजन है। दुश्मन अब सिर्फ खबरें नहीं, इंसानों को मिटाने निकला है। इब्राहिम ने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ मेरी जान का नहीं, हमारी रियासत और उन लाखों की आवाज का मामला है जो मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने मेज पर मुक्का मारा और कहा, अब हमारे पास सबूत है और जवाब भी उसी जबान में दिया जाएगा। एक अफसर ने फाइल बंद की और पूछा, क्या यह रिकॉर्डिंग अदालत में जाएगी? इब्राहिम ने इनकार किया, अदालत में सिर्फ खालिद जाएगा, बाकी साजिश का जवाब हम मैदान में देंगे, उसी तरह जैसे इन्होंने बनाया है। उन्होंने आदेश दिया, काफिले का कल का रास्ता वही रहेगा, लेकिन विस्फोटक हम पहले ही नाकाम कर देंगे। दुश्मन को लगेगा सब सामान्य है। एक अफसर ने हैरानी से पूछा, मतलब सर? इब्राहिम की आंखों में बिजली सी चमक आई। अब हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, हमला भी करेंगे। कमरा खामोश हो गया, मगर उस खामोशी में एक नया ऐलान गूंज रहा था। जंग का रंग बदल चुका था। अब कोई जासूस नहीं बचेगा और न ही उनके कसाई। सूरज की आखिरी सुनहरी लपटें फिजा में बिखरी हुई थीं। अजान की सदा अब भी गूंज रही थी जब इब्राहिम तरावरे मस्जिद के सहन में खड़े थे। उनके साथ थे स्थानीय खुफिया इदारे के अफसर सादा कपड़ों में, और वो पुराना रिकॉर्डिंग मशीन जो थोड़ी देर पहले जमीन के नीचे बने तहखाने से निकला था। उनकी आंखों में वही असर था जो किसी ऐसे इंसान की निगाहों में झलकता है जिसने एक बड़ा सच अपनी आंखों से देखा हो। नमाज खत्म कर लोग पेड़ों की छांव में जा बैठे। बच्चे खेलना भूल गए। बूढ़े लाठियों का सहारा लिए मस्जिद की दीवार से टिके खामोशी में डूब गए, और नौजवानों की नजरें हैरत से तरावरे की तरफ उठीं। गांव के इमाम, जो खालिद कसाई के बचपन के उस्ताद रह चुके थे, इब्राहिम के साथ खड़े थे। उनकी पेशानी पर शिकनें गहरी थीं। इब्राहिम ने रिकॉर्डर ऊपर उठाया और बुलंद आवाज में कहा, मैं इब्राहिम तरावरे हूं। एक फकीर के भेष में आया था, मगर तुम्हारे सामने दुश्मन का नकाब उतारने के लिए। लोगों के चेहरों पर ताज्जुब साफ झलक रहा था। इब्राहिम ने इशारा किया तो अफसर ने स्पीकर चालू किया। आवाज गूंजी, कल इब्राहिम की काफिले का रास्ता बदल देना, गाड़ी में धमाकाखेज सामान होगा। खालिद की आवाज साफ पहचानी जा रही थी। उसके बाद किसी इब्रानी लहजे वाले शख्स की आवाज आई, तुम्हें बस गोश्त की दुकान देखनी है, बाकी सब हमारा काम है। रिकॉर्डिंग के खत्म होते ही सहन में मौत जैसी खामोशी छा गई। इमाम बेयकीनी से बोले, ये तो खालिद की आवाज है, वो तो हर रोज पहली सफ में खड़ा होता था। इब्राहिम ने हाजिरीन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम जानते हो वो तुम्हें क्या बेच रहा था? खून, मुसलमानों का खून। एक बुजुर्ग ने थरथराती आवाज में कहा, मगर वो तो हमें कुर्बानी का गोश्त देता था, सस्ते दामों पर। इब्राहिम ने गुस्से से पांव पटका।
उसी गोश्त की आड़ में वो तुम्हारे घरों तक इस्राएली असर पहुंचाता रहा। वो दुकान, वो तहखाना, वो तस्वीरें सब दुश्मन का गढ़ थे। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। एक नौजवान बोला, हम क्यों ना समझ पाए? तरावरे ने जवाब दिया, क्योंकि वो तुम्हें नमाज के बाद दीन की बातें करता और पीछे से तुम्हारी जड़ें काटता रहा। फिर उन्होंने रिकॉर्डर नीचे रख दिया और ऊंची आवाज में कहा, कल नमाज के बाद सब चौक पर जमा हो। वो कसाई अब खालिद नहीं, एक जंगी अपराधी है और वक्त आ गया है कि उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। माहौल भारी हो चुका था। लोग खामोश थे, लेकिन आंखों में गुस्से की लपटें थीं। रात उतर आई थी, मगर गांव के दिल में एक नया सूरज उग चुका था। अगली सुबह तेज रोशनी के साथ सूरज चमक रहा था। कस्बे की तंग गलियां धूल और रोशनी से भर चुकी थीं। मस्जिद के सामने का वही दरख्त जिसे लोग सदाकत का दरख्त कहते थे, आज फिर गवाही देने वाला था। तरावरे खड़े थे, दाहिनी तरफ पुलिस की नफरी और बाईं तरफ खामोश मगर सख्त आवाम। दुकान के बाहर खालिद कसाई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, सिर झुकाए, चेहरा पीला पड़ा। दो फौजी रस्सी दरख्त की शाख पर कस रहे थे। असल मंशा उसे अदालत तक ले जाने की थी, मगर मीटिंग में फैसला हुआ कि उसकी सजा जनता के सामने ही होनी चाहिए। इब्राहिम ने बुलंद आवाज में कहा, याद रखो, ये वही हाथ हैं जिनसे तुमने गोश्त खरीदा था, लेकिन इन्हीं हाथों से इस मुल्क के बच्चों का गोश्त दुश्मन को बेचा गया। उनकी आवाज मस्जिद की दीवारों से टकराकर लोगों के दिलों में उतर गई। एक औरत सिसकते हुए बोली, मेरे बेटे ने उसी के हाथ से गोश्त लिया था। कई दिन से उसे बुखार है, अब समझ आया क्यों। इस गद्दार के लम्स ने उसे छुआ था। उसने बद्दुआ दी, खुदा तुझे बर्बाद करे, तुझे अगला जहां भी चैन नसीब ना हो, तू जहन्नम की आग में जले और वहां भी तेरे लिए कोई ठिकाना ना हो। एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, हमने उस पर भरोसा किया, वो हमारे साथ नमाज पढ़ता था। हमें क्या खबर थी कि हमारी ही मस्जिद के अंदर से वो हमारे मुल्क को खोखला कर रहा था। हमें शर्म आती है। तरावरे एक कदम आगे बढ़े। उनकी आंखों में लौह जैसा अज़्म चमक रहा था। उन्होंने कहा, यह सिर्फ सजा नहीं बल्कि पैगाम है, हर उस गद्दार के लिए जो अपनी जमीन बेचता है। ये उन माओं के आंसुओं का बदला है जिनके बेटे उनसे छिन गए। जिन घरों की बेटियां खौफ की छाया में जवान हुईं, अब तुम एक मिसाल बनोगे, ताकि आने वाली नस्लें अगर तुम्हारे रास्ते पर चलने का ख्याल भी करें तो जान लें कि इब्राहिम उन्हें हरगिज माफ नहीं करेगा। कसाई का सिर और झुक गया। किसी ने आवाज लगाई, अगर कुछ कहना है तो कहो। उसकी कांपती जुबान से निकला, मैंने जो किया दौलत के लालच में किया, मुझे अंजाम का अंदाजा नहीं था। अगर मुझे ये पता होता कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूं तो कभी इस तरफ कदम न बढ़ाता। उसने रोकर कहा, इब्राहिम और मेरे भाइयों, मुझे माफ कर दो, मेरे गुनाहों को ढक लो। तरावरे ने हाथ उठाया और भीड़ को खामोश करवा दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी जान प्यारी थी, मगर तुमने हजारों की जिंदगियां बेच डालीं। दुश्मन को हमारी दुआओं का वक्त, हमारी गलियों का नक्शा और हमारे बच्चों की खुराक तक बेच दी। अब तुम इंसान कहलाने के काबिल नहीं बचे। फौजी ने रस्सी खींची। तरावरे ने ऊंची आवाज में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लम्हों की चुप्पी के बाद रस्सी कसी गई, दरख्त की शाख डोली और कसाई की लाश हवा में झूलने लगी। लोगों ने निगाहें झुका लीं, किसी ने कुछ न कहा। एक नौजवान आंसू पोंछते हुए बोला, ये इस मुल्क की बेटियों की इज्जत का बदला है और उन बेटों का हिसाब है जो इस दरिंदे की साजिशों की भेंट चढ़ गए। तरावरे ने आखिरी जुमला बोला, ये दरख्त अब सिर्फ छांव नहीं देगा, ये गवाह रहेगा उस घड़ी का जब सच ने झूठ को फांसी दी। हवा में सरसराहट फैली और मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज बुलंद हुई। हक की पुकार फिर गूंज उठी और लोग खामोशी से लौटने लगे, अपने दिलों में एक नया अहद लेकर। सुबह पुरानी थी, आसमान पर हल्के बादल थे। दुकान के सामने दरख्त से झूलती लाश अब भी हवा में हिल रही थी, मानो सवाल करती हो, ये कैसे हुआ। मर्द, औरतें और बच्चे चुपचाप खड़े थे। सन्नाटा इतना था कि हवा का शोर भी चीख जैसा लगता। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में थकी हुई नमी, सफेद चादर का किनारा कंधे से खिसका हुआ। वो दरख्त को देखते हुए बोली, हम तो सिर्फ गोश्त खरीदते थे, हमें क्या पता था कि वो हमारे बच्चों का खून बेच रहा था। उसकी आवाज में वो दर्द था जो सिर्फ एक मां महसूस कर सकती है। लोग खामोश रहे, मगर कई आंखें भीग गईं। फिर भीड़ में से एक नौजवान निकला, सांवला रंग,
माथे पर पसीना, आंखों में चमक। उसने कहा, अगर तरावरे ना आते तो हम अब भी अंधे रहते। हमारे बच्चे उसी जहर से पलते जो दुश्मनों ने हमारे गोश्त में मिलाया था। एक और आदमी बोला, वो हमारे बीच रहा, हमसे सलाम लिया, नमाज पढ़ी, हमने कभी शक नहीं किया। किसी ने नरमी से कहा, अब हम महफूज रहेंगे क्योंकि हमारा मुहाफिज इब्राहिम है। गलती हमारी नहीं, उस निजाम की थी जो दुश्मन को पहचानने में नाकाम रहा। मगर अब वक्त है कि हम खुद जागें। एक बुजुर्ग जो अब तक चुप थे, गमगीन आवाज में बोले, आज के बाद कोई अजनबी मुस्कुरा कर आएगा तो हम उसकी आंखों के पीछे देखेंगे। चेहरों पर अब खामोशी नहीं थी, बल्कि एक होशियार संजीदगी। औरतों ने बच्चों को सीने से लगाया और मर्दों ने मुट्ठियां भींच लीं। ये सिर्फ एक लाश नहीं थी, ये एक सबक था, और उस सबक का नाम था होशियारी, सतर्कता और अपने खून से वफादारी। एक हफ्ते बाद तपती धूप ढल रही थी। शाम का साया जली हुई दुकान पर उतर आया था। सड़क सुनसान ना थी, लेकिन सन्नाटा गहरा था। धुआं और जलने की बू अब भी हवा में फैली हुई थी। तरावरे दुकान के सामने खड़े थे, आस्तीनें चढ़ी हुई, चेहरे पर थकान, मगर निगाहों में वही सख्त इंसाफ। दुकान अब दुकान ना थी, बल्कि राख में तब्दील एक अलामत थी, गफलत और बेखबरी की अलामत। उन्होंने भीड़ को देखकर कहा, ये वही जगह है जहां तुम रोज आते थे। यही शख्स तुम्हें गोश्त थमाता था, सलाम करता था, मगर असल में वो तुम्हें जहर दे रहा था। याद रखो, जंग सिर्फ मैदान में नहीं होती, वो तुम्हारी गलियों में भी आ सकती है। दुश्मन सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ता, वो तुम्हारी रोटी में जहर घोलकर भी आता है, तुम्हारे एतबार को खरीदता है। भीड़ में से एक नौजवान बोला, जनरल साहब, हम कैसे पहचाने दुश्मन को? वो तो हमारे बीच छुपा होता है। तरावरे नीचे उतरे और उसके सामने आ खड़े हुए। उनकी आंखों में अज़्म और लहजे में नरमी थी। बोले, इल्म से, होशियारी से, सवाल से। अगर सवाल नहीं करोगे तो जवाब नहीं मिलेंगे। अगर अंधी अकीदत में हर दुकान पर भरोसा करोगे तो यही अंजाम होगा। भीड़ में से एक औरत आगे आई, कांपते हाथों से तरावरे का हाथ छुआ। बोली, बेटा, तूने हमें जगा दिया। हम सोते थे और दुश्मन हमारे बीच जागता था। तरावरे ने सिर झुकाकर हामी भरी, फिर मुड़कर उस जली हुई दुकान की तरफ देखा। बोले, ये राख तुम्हारे लिए नसीहत है। आज ये दुकान जली है, कल तुम्हारा पूरा मोहल्ला जल सकता है अगर तुमने दुश्मन को पहचानना ना सीखा। जागो, होशियार रहो और कभी खामोश मत रहो। फिर खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी अब नींद की नहीं, ये जाग चुके लोगों की थी।